राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो सेलिब्रिटी एंकर हर्षा जी हैं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया हूँ, आपसे मिलकर और ज्यादा बढ़िया हो गई हूँ। तो मैम, ये आपने एंकरिंग कैसे चुनी? मतलब मैंने आप इतने सुंदर हो, तो मतलब आप ऐसे मॉडलिंग में भी जा सकते थे। मम्मी ने काला टीका नहीं लगाया आज। मम्मी बात भी नहीं So, लगा। मैंने एंकरिंग को बिल्कुल नहीं चुना है, एंकरिंग ने मुझे चुना है और ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कई बार ये होता है कि हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, हमें बड़े होके क्या बनना है। मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना था। देखो मैं बकचोदी कर रही हूँ, सॉरी ऐसे वर्ड यूज कर सकते हाँ हैं, हाँ, सो सॉरी। सो बस वही होता है कि आपकी लाइफ में जो लिखा हुआ होता है, डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होता है, आप उसी में आगे बढ़ते हो। तो मैम, जैसे अभी लाइफ चल रही होगी तो आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, उनके लिए स्टेज पे स्टेज शेयर किया है, एंकरिंग करी है, तो आपको सबसे ज्यादा काम किसके साथ करके अच्छा लगा? क्योंकि मैं देख रहा था आपने सोनू निगम के साथ भी किया है, ईशान सर के साथ भी कर रखा है, दो तीन और स्टार्स हैं जिनके साथ आपने काम कर रखा है। मुझे शान सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत डाउन टू अर्थ है। बहुत जैसे मेरी स्टेज पे आदत है, मैं नॉर्मली भी कहीं रहती हूँ, कहीं मिलती हूँ, तो मैं बिना कॉमेडी किए बिना हंसे मैं नहीं रह सकती हूँ। तो सेम नेचर उनका भी वैसे ही है, और जब आप सेम जोन के पर्सन से मिलते हो ना, तो मिलके अलग ही काम करने में मजा आता है। तो शान सर के साथ मुझे बहुत अच्छा तो आपने इस एक्सपीरियंस चीज आया। का स्टार्टअप कैसे किया था? मतलब एंकरिंग के लिए आप, जैसे आप अभी कह रहे थे कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहिए, ये वो एक जोक हो गया, लेकिन आपने स्टार्ट नहीं, किया। ये रियलिटी है अच्छा, भाई। रियलिटी थी। हाँ, तो फिर ऐसे कि हुआ नहीं कि एकदम मैं एंकरिंग में चले गया तो घर वालों ने नहीं बोला आप? घर वालों ने ही बोला करने को। मैं मेरे स्कूल में जब प्रोग्राम्स होते थे, मैंने सर को बोला कि सर एक बार मैं होस्ट करूँगा, तो सर ने बोला तुम तो बैठ ही जाओ। तो वो वाला रिएक्शन था। सो सडनली मम्मी की एक फ्रेंड थी, उनकी छोटी सी इवेंट कंपनी थी हमारे भोपाल में, तो शी सेड कि हमको एक फीमेल एंकर की जरूरत है। अच्छा, हम जिस स्कूल से पढ़े हैं भोपाल में, वो सरस्वती है, टोटल हिंदी मीडियम। तो हमारे यहाँ तब एंकर नहीं चलता था, मंच संचालन चलता था। सो वो सारा किया, तो जब आंटी ने बोला एंकर की जरूरत है, मैं रेडी, हाँ मैं कर लेती हूँ। अभी आंटी ने स्टेज पे लेके रेडी करके, एंड उस टाइम पे मुझे स्टेज पे जाने तक ये नहीं पता था कि एंकर क्या होता है, मुझे सीरियसली नहीं पता था। फिर मैंने आंटी को बताया कि आंटी मुझे नहीं पता मुझे करना क्या है। तो आंटी ने मुझे को होस्ट जो थे दूरदर्शन के, उनसे मिलवाया। उन्होंने मुझे 15 मिनट्स का ब्रीफ दिया ऑन स्टेज, शो स्टार्ट होने से पहले, एंड वो 15 मिनट्स का जो ब्रीफ था वो पूरी लाइफ साथ चल रहा है। तो ऐसे मेरा तो स्टार्ट हुआ। आप जैसे अभी मतलब जैसे शो होस्ट करते हो तो आप अपनी स्क्रिप्टिंग खुद करते हो या हाँ मतलब? जी, तो मुझे सिर्फ मेन क्लूज चाहिए होते हैं कि अगर किसी को इनवाइट करना है, उसका नाम क्या है, किसके बाद क्या उनको चाहिए है, वो इम्पोर्टेंट क्लूज चाहिए होते हैं। बाकी जितना भी रहता है वो मैं खुद ही बोलती हूँ। मैं बिना मतलब देख के कभी कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। तो मैम, लेकिन बेसिकली होता है ना कि एक गर्ल के लिए, मतलब हम कह सकते हैं लेडी के लिए, कि इंडस्ट्री बहुत अलग टाइप की है। स्टेजेस हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, अलग अलग लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कोई राह दिखाता है तो कोई राह से भटका भी देता है। बिल्कुल, तो आपको भी ऐसे मतलब जर्नी में कोई लोग मिले होंगे, बहुत मिले हैं, तो उससे बहुत आपने मिले हैं। डील कैसे करी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज फील्ड कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको डाइवर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए कहने वाली बात होती है, अदरवाइज ये सबके साथ होता है, लड़कों को भी भटकाया जाता है। बस वैसा ही रहता है कि जब लड़कियों को मिलता है, हाँ लड़कियां इमोशनल होती है और बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए उनको बहकाना ईजी हो जाता है। लेकिन हम जैसे कुछ अड़ियल लोग होते हैं, मैं खुद को अड़ियल ही मानती हूँ, इवन मेरी इंडस्ट्री में भी मुझे अड़ियल और रूड बोला जाता है। तो कुछ लोगों को डाइवर्ट करना उतना इजी नहीं होता है। तो अभी तो मैं बहुत ज्यादा शांत हो गई हूँ, अदरवाइज जब मैंने स्टार्ट किया था और मैंने भोपाल से बाहर शोज स्टार्ट किए थे, तो उस वक्त मेरे मारपीट के चर्चे काफी फेमस होते थे। लड़ाई भी करते थे? बहुत ज्यादा, मैं बेल्ट से लड़कों को मारती थी। क्यों, मतलब ऐसे ही कि? मतलब मेरे साथ ना बहुत ज्यादा इशू था, मुझे लड़कों से बहुत ज्यादा इशू था। तो किसी ने अगर घूर के देख लिया तो वो पिट जाता था, बात तो बाद में होती थी। तो ऐसे मेरे ऊपर कभी-कभी केसेस भी बनते-बनते रह गए। तो आपका कोई सबसे अच्छा बेल्टो वाला किस्सा कौन सा रहा है?
ये मेरे लास्ट के 2 इंसिडेंट हैं जिसपे मेरे ऊपर मेजर केसेस होते रह गए हैं। कभी ऐसे अंदर रह के आए हो? हाँ? जेल वेल में कभी अंदर रह के आए नहीं, हो? नहीं, नहीं, बार नहीं। बार सीधे? नौबत आते-आते रह गई। तो क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट बन चुका था। लेकिन मेरा ये था कि भई मुझे किसी का बाप नहीं भेज सकता, वो वाला एटीट्यूड। तो बस वही हुआ कि मीडिया ने थोड़ा सपोर्ट किया, और क्योंकि मैं गलत नहीं थी, मेरे साथ अगर आप गलत करोगे तो वो इंसिडेंट था क्या मतलब? इंसिडेंट एक्चुअली ऐसा था कि मेरा बचपन से नेचर है कि मैं अगर कहीं से गुजर रही हूँ या कहीं भी हूँ, तो एक होता ना कि पेरेंट्स बेटी को बोलते हैं कि भाई वहां किसी ने छेड़ा या परेशान किया, आप रास्ता बदल दो। और मेरा ये नेचर रहा है कि मैं इसी रास्ते से गुजरूंगी, आपको जब तक परेशान करना है करो, जब पानी ऊपर चला जाएगा तो फिर मैं हिसाब किताब चुकता करूंगी। तो एक लड़का मुझे परेशान कर रहा था और मैंने उसे 1 महीने तक करने भी दिया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं किया, कर दो। 1 महीने बाद जब मैं वापस भोपाल आई, क्योंकि वो मुझे फेसबुक पे परेशान कर रहा था, फिर मैंने म्यूचुअल फ्रेंड्स ढूंढे, उनसे उसका नंबर निकलवाया, उसको कॉल किया कि सर मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ, हमारी कंपनी अभी न्यू लॉन्चिंग है और हम कुछ फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, आप अपना एड्रेस बताइए। और दशहरा से ठीक 2 दिन पहले संडे था, संडे की मॉर्निंग मैं उसके घर पहुंची, उसने मेरी शक्ल देखी और मैंने आजू बाजू हॉल में एंटर करती आजू बाजू क्रिकेट बैट रखा था, बैट उठाया। तो जब लोगों ने पुलिस को कॉल किया वहां पे और पुलिस आई, उस वक्त मैं कांच की सेंटर टेबल के ऊपर खड़ी थी क्रिकेट बैट लेके, फ्लोर पे पूरे में ब्लड था, उसका सर फट गया था, वो जमीन पे तड़प रहा था, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। एंड देन पुलिस ने मुझे वहां से बाहर किया, उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल किया, तो मैंने पुलिस वालों को वार्निंग दे दी कि इसके लिए तो नहीं आएगी, वरना मैं इसके और पैर तोड़ूंगी और तुम लोगों के भी तोड़ूंगी। फिर उसको बाइक पे बिठा के थाने ले गए, मेरे पापा आए थाने में, फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है। मैंने ये क्या होता है? कहते 6 महीने नो बेल, ओनली जेल। पप्पा मैं जेल नहीं जाऊंगी। फिर मैंने मीडिया को, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, उनको कॉल किया, वो सब आए हॉस्पिटल जहां मैं मेडिकल के लिए भेजा गया। वहां पे मैंने सारे जो कुछ भी उसने मुझे भेजा था मैंने सब मीडिया को दिखाया प्रूफ। तो लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई तुमने पुलिस की हेल्प क्यों नहीं ली? मैंने कहा क्योंकि इससे पहले मैंने एक केस में पुलिस की हेल्प ली थी, पुलिस ने मेरा मोबाइल ले लिया जो आज तक मुझे नहीं मिला, और उस बंदे को अरेस्ट करने की जगह, उसको परेशान करने की जगह मुझे परेशान किया गया बार बार थाने बुला के। तो मैं कैसे पुलिस की हेल्प लूं? आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ लूंगी ना। तो बस अब तो रियल लाइफ में हो गया इंडियन वंडर वुमन। तो देखिए इंडस्ट्री की भी मैम एक सच्चाई है ना, इंडस्ट्री भी जैसे बाहर से दिखती है वैसी है नहीं। बिल्कुल ऐसा है कि इंडस्ट्री जैसी बाहर से दिखती है वैसे अंदर से बिल्कुल नहीं है। बहुत कम आज की डेट में ऐसे लोग बचे हैं जो सिंपल सोबर है, जो आपको अच्छे से काम करने दें, वरना आपके फिजिकल अब्यूज से लेके, आपके स्मोकिंग से लेके, आपके ड्रिंक से लेके, हर कोई आपको डाइवर्ट करेगा ही करेगा। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उन लोगों से बचना चाहते हो या बच सकते हो। एक कहानी थी मैम, मैं मतलब भोपाल का, तो इंदौर का तो आपको पता ही होगा। तो इंदौर के ना किसी कॉलेज में आईआईएम में कोई फेस्ट चल रहा था, तो एक न्यूज रिपोर्टर ने दैनिक भास्कर के पेज पे छपी थी, वो मुझे याद है। तो उसने ना शो की फोटो खींची थी, शो की भीड़ में ना एक लड़की खड़ी थी, मतलब वो सुंदर अलग ही, उस फोटो में ऐसा लग रहा था कि स्पेशली वो फोटो उसी के लिए खींची गई। तो उसे बॉम्बे से कॉल आया था, जो मतलब मेरे को मेरे डैड ने बताई थी पूरी बात। तो बॉम्बे से उसे कॉल आया था स्टार के लिए, लेकिन वो लड़की वहां गई बॉम्बे और बॉम्बे से वापस आ गई 1 महीने बाद। उसने कभी लड़की ने ये नहीं बताया कि वो वहां छोड़ के क्यों है। लेकिन जो मतलब आसपास वाले लोग थे वो ये कहते थे कि उसे छेड़ा गया, उसे दूसरी चीजें बोली गई। तो मतलब लोग फिर इसलिए ना, जैसे होता है कि छोटे शहर के लोग ट्राई नहीं करते बड़े शहर जाना है। मैंने ट्राई किया, मुझे लोगों ने बहुत चढ़ाया, अरे तुम सुंदर दिखती हो, तुम मुंबई में जाके ट्राई करो, ये सब लोग होते हैं ना कुछ चढ़ा देते हैं, और हम भी हाँ ट्राई एक बार तो करते हैं। सो मैं भी मुंबई गई, मैंने ट्राई किया। देन उसके बाद वहां पे ये हो गया कि भाई आपको अगर एंटर करना है तो आपको पहले पार्टीज अटेंड करनी होंगी, पार्टीज के थ्रू आप बड़े बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। मैंने 1-2 पार्टी अटेंड भी की। देन उसके बाद ये हुआ कि आपको ड्रिंक करना होगा, फिर ड्रिंक के साथ साथ फिर और चीजें बढ़ती जाती है। ये एक ऐसा ट्रैप है ना कि आप जितना अंदर जाओगे आप उतना फंसते जाओगे। फिर एक टाइम वो होता है कि निकलने का कोई रास्ता किसी को समझ में ही नहीं आता है। आज बहुत सी लड़कियां पूरे लाइक
इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड से लड़कियां जाती है मुंबई स्टार बनने के लिए। बहुत कम लड़कियां हैं जो स्टार बन पाती हैं और सही रास्ते पे रह पाती हैं, खुद को उस ट्रैप में फंसने नहीं देती। अदरवाइज आई थिंक 90% तो ट्रैप में फंस जाती है। वो कहाँ से अर्निंग कर रही है किसी को नहीं पता, लेकिन आज वो ब्रांड्स के नीचे बात नहीं कर रही है। तो वो सब इंसान के ही ऊपर है कि वो करना क्या चाहता है, करने के लिए क्या गया और कर क्या रहा है। तो जैसे आप एंकरिंग के अंदर जैसे भी चीजें आती हो, तो आप ट्रैवल भी करते हो? मैं पूरे टाइम ट्रैवल करती हूँ। आपके जैसे इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ भी है सेकंड अकाउंट ट्रैवल करके, ट्रैवलर रशिया करके, तो आपको ट्रैवलिंग मतलब पसंद है? मुझे मुझे लगता है मैं ट्रैवल करने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं टिकने के लिए नहीं। मैं अगर एक जगह 3 दिन भी रुक जाऊँ, तो मुझे लगता है कि मैं बीमार हो चुकी हूँ, अब मुझे ट्रैवल की ज़रूरत है। तो मेरा शो रहते हैं, तो भी मेरा ट्रैवल रहता है, मेरे शो नहीं रहते हैं, तो मैं मूड फ्रेश करने के लिए तो अभी ट्रैवल आप करती मेनली हूँ। भोपाल ही रहते हो मतलब या बॉम्बे शिफ्ट हो गए? मैं भोपाल जाती हूँ जब फैमिली मुझे बुला लेती है, तो मैं 2-3 महीने में 2-3 दिन के लिए भोपाल जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं पहले दिल्ली रह रही थी, फिर मैंने मार्च में दिल्ली से मुंबई शिफ्ट कर दिया, अब मैं मुंबई रह रही हूँ। अब आई थिंक मैं अभी जा रही हूँ, तो मैं मुंबई से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगी, तो यही चलता रहता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि आप जैसे आप बॉम्बे गए हो, तो आप एंकरिंग करते-करते गए, तो ऐसा भी होगा ऑप्शंस मिले होंगे कि यार फ़िल्म के अंदर जाती हो, फिर मतलब टीवी सीरियल्स या मॉडलिंग में? देखो मेरे दोस्त, ये सब एक ट्रैप है, मैं बार-बार बोल रही हूँ। लोग आएँगे, आपको ये बोलेंगे कि आप इसमें ट्राई करो, हम इसमें करवा देते हैं, ये वो। लेकिन मोस्टली चीज़ें मुझे तो अभी तक फेक मिली हैं, वो चाहे मेरा लक हो या जो भी हो, कि मुझे फेक लोग ज़्यादा मिले हैं। और फिजिकल के साथ-साथ ना फाइनेंशियल भी वो लोग बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करते हैं कि इतने लाख दे दो, आपका इसमें कैरेक्टर में हो जाएगा, इस रोल में हो जाएगा, मूवी में हो जाएगा, सीरियल में हो जाएगा। लेकिन शायद मैं पैसों को लेके ज़्यादा कंजूस हूँ, तो मेरा पैसा कोई लूट नहीं पाया है। पर जब पैसे पे बात आती है, मैं मुंबई छोड़ के वापस चली जाती हूँ, ये शहर मेरे लायक नहीं है, सीधी-सी बात है। लेकिन हाँ, मैंने अपने सामने बहुत सारे केसेस देखे हैं। एक लड़की से मैं मिली थी, जो कलकत्ता से आई थी। और उसका बॉयफ्रेंड उसको लेके आया था वहाँ पे। यहाँ लाके उसने लोगों के हवाले उसको कर दिया, फिर वो ड्रग्स में चली गई, वो एडिक्ट बन गई। एंड एक टाइम पे उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको अगर ड्रग ना मिले किसी भी टाइम पे ना, तो वो लाइक लोगों को पागल कर दे, वो चीज़ें उठा के फेंकने लगे सब चीज़ें। हमने कोशिश की उसे वहाँ से निकालने की, बट एक बार जो उसमें चला गया ना, वो फिर निकल नहीं पाता है। बीच में तो बहुत मीडिया न्यूज़ में चला था ड्रग केसेस जिसमें सेलिब्रिटीज़ थे। वो अभी आज की डेट में ना ड्रग में कैसा है ना कि सारा बॉलीवुड इंडस्ट्री पे, ये लाइमलाइट फैशन इंडस्ट्री पे तो सब पे कब्जा कर लिया है। अब लोग मतलब उससे नहीं मैंने निकल मैंने सकते हैं। सुना भी है ऐसा कि लोग कहते हैं कि ये लोग जो 8-8 घंटे की, 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, बगैर सोए कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं? वो सब उसी पे कर रहे हैं। और वो अभी लोगों ने अपना कैसा नेचर बना लिया ना, अपनी बॉडी को कैसा एडिक्ट बना लिया कि जब तक वो लेते नहीं है तब तक उनका परफॉर्मेंस भी नहीं निकलता है। वो परफॉर्म परफॉर्म तभी कर पाते हैं, एक्ट तभी कर पाते हैं जब वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे अगर इस इंडस्ट्री में किसी को जाना हो या मतलब ट्राई करना हो या स्टार्ट करना हो, तो उसे बेसिक कहाँ से करना चाहिए? बेसिक उसे जो करना चाहिए, पहले तो वहां जाना चाहिए। जैसे अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स बने ऊपर वाले की कृपा से, जो बहुत मेरी तरह है कि वो किसी नशे में नहीं है, वो मतलब बिल्कुल मेरी तरह है। तो वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे वहां पे काम कर रहे हैं। अभी वो मेरी हेल्प कर रहे हैं कॉन्टेक्ट्स बनाने में। तो वो मुझे जो कॉन्टेक्ट्स दे रहे हैं, वो उस चीज की श्योरिटी ले रहे हैं कि मैं किसी ट्रैप में या मैं किसी गलत इंसान की उसमें ना फंसूं। तो सारे सब कॉन्टेक्ट्स का खेल होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिन लोगों को कांटेक्ट किया है, आपके जिनसे कॉन्टेक्ट्स हैं, वो सही होने चाहिए। आपका बेस सही होगा ना, तो आगे की सारी चीजें सही होंगी। तो ऐसा नहीं लगता आपको जैसे कि एक टाइम था जब आप भोपाल रहते थे, अब वहाँ यहाँ गए होगे तो यहाँ न्यू फ्रेंड्स बने होंगे, बहुत सारे दोस्त बने होंगे, ठीक है? तो वो नहीं करते कि आप मिस करते हो कि वो दिन की वो ज़्यादा अच्छे थे या ये दिन ज़्यादा मेरे अच्छे फ्रेंड्स नहीं है। थे? अभी आपने कहा ना कि कुछ गिनती चुने भगवान की दुआ। जैसे वो जो बने हैं, अब वो वैसे फ्रेंड्स नहीं है जिनको मैं बोलूँ मेरे, एक होता है ना घनिष्ठ मित्र जिनसे आप हर चीज शेयर कर रहे हो, पूरे टाइम बात कर रहे हो, नहीं। ये हमारे कुछ वर्किंग वाले अलग होते हैं, उनको हम फ्रेंड बोले या लिंक बोले या कांटेक्ट बोले, जो काम के लिए सब एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं कि हाँ ये काम है, इसको कॉल कर देते हैं। अगर वैसे मैं देखने जाऊंगी तो फिर तो मेरे पूरे इंडिया में फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स हैं। लेकिन मेरे वैसे फ्रेंड्स नहीं है कि जिनको मैं कभी भी फोन कर रही हूँ या दिन में कभी किसी से बात कर रही हूँ, मेरे वैसे फ्रेंड्स नहीं है।
वैसे मैं कहता हूँ कि नशा करो, लेकिन नशा भक्ति का करो तो अच्छा है। आप केदारनाथ जाते रहते हो? मैं केदारनाथ जब फर्स्ट टाइम गई थी 2020 में, उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि केदारनाथ में जो उस टाइम तो मैं लड़कों को ही काउंट करूंगी कि लड़के आते थे, तो मैं जब ट्रैक स्टार्ट किया था तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गांजा, चरस, अफीम ये सब अलग अलग होता है, इसको कैसे लिया जाता है, लड़के यहाँ क्यों आते, मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया और मैंने लड़कों को देखा कि वो ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ ये साधु बाबा मिल गए, उनके साथ बैठ के बाबा कुछ है क्या तो वो चीजें करते करते फिर मैं 2020 से मैंने सारी चीजें समझना चालू की कि हाँ अब ऐसा होता है, लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए कम आते हैं, वो वहां पे नशे के लिए ज्यादा जाते हैं। अभी कितने वीडियोस आपने भी अगर देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि अभी तो लोग वहां पे लाइक रील ट्रेंड चल रहा है। क्या बोलते हैं, अल्कोहल लेके जाने लगे हैं, अल्कोहल लेके जा रहे हैं, वहां पे पी रहे हैं, वहां पे वीडियोस पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं और बिना दर्शन के वापस आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर मैं 12 लोगों को अपने साथ लेके गई थी, जिनमें से मेरे अलावा 4 गर्ल्स थी। उनमें से 2 बहनें जिनको मैंने पूरी लिस्ट बना के दी थी कि आपको क्या क्या लेके जाना है, वो नहीं लेके गई कि नहीं हमारे पास तो ये एक जैकेट है, यही एक संभाल लेगी, ठीक है। अब वहां ऊपर हम लोग शाम को ट्रैक करके ऊपर पहुंचे मंदिर के पास, सबकी हालत खराब, सबको ठंड लगना चालू हुई पूरी रात। मैं इसमें थी कि इसको कौन सी मेडिसिन लेनी है, उसको कौन सी मेडिसिन लेनी है, और पूरी रात वो दोनों जो चारों लड़कियां थी वो मुझे बातें सुना रही हैं कि इतनी ठंड में हमें मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा भगवान जी, मैंने इनको लाने को जो बोला था ये लेके नहीं आई, तो मैं गलत कहाँ से हुई। चलो ठीक है, रात निकली, सुबह हुई। सुबह ये था कि सब मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। वो 2 बहनें पहले चौपट पे गई, हेलीपैड पे गई चौपट का पता करने। जब उनको हेलीकॉप्टर के टिकट्स नहीं मिले, उन्होंने बिना दर्शन के जिन कपड़ों में आए थे उन्हीं कपड़ों में खच्चर पकड़ा और सीधे नीचे रवाना। पिक्चर्स क्लिक करवाई मंदिर के बाद, सीधे नीचे रवाना। वो ये तो फिर वो हो गया ना कि आप फेक लाइफ दिखा रहे हो दुनिया को कि हम केदारनाथ गए, लेकिन आप भगवान के तो लिए नहीं गए थे, आप तो यही दिखावे हो रहा के है, लिए गए। यही हो रहा है अभी मेरे। अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे मेरे सारे वीडियोस पे, लेटेस्ट में जितने भी केदारनाथ के वीडियोस पोस्ट किए हैं मैंने, सब पे इतने कमेंट्स, मुझे इतना ज्यादा पूरे इंडिया में अभी ट्रोल किया जा रहा है ना। तो लेकिन कमेंट्स कैसे हैं कि भाई बिना, इसने तो दर्शन नहीं किए होंगे, इसका दर्शन से कोई लेना देना नहीं होगा, ये तो दिखावा करिए, ये वैसा। लेकिन आज मुझे मतलब इस बार जो मैं दर्शन करने गई हूँ, मुझे 9th टाइम में ये मेरे दर्शन थे, 9वीं बार दर्शन थे। हम 9 बार चले गए। हाँ, पिछले 4 सालों में। तो क्या बोलते हैं, मैं जब भी जाती हूँ, मैं सुबह शाम को मंदिर पहुंची, शाम की आरती अटेंड की, रात को सो गए, सुबह उठ के 4-5 बजे मैं पहले नहाती हूँ। अगर गर्म पानी मिल गया अच्छी बात है, वरना वही ठंडा पानी आज भी मैं डालती हूँ। नहा के मैं मंदिर जाती हूँ, पहले दर्शन करती हूँ, उसके बाद मैं रील्स बनाती हूँ, उसके बाद फोटोज बनाती हूँ, क्योंकि मैं पहले दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो लकीली मैंने गर्भगृह में जाके जो पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों से उनका अभिषेक भी किया है, मैंने शिवलिंग पे माथा भी टेका है, मुझे वो नसीब, वो सौभाग्य प्राप्त भी हुआ है कि मैं वो कर पाऊं। उसके बाद मैं अपना जो भी करना है मैं करूं, मेरी मेन प्रायोरिटी जो है वो तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ ना। तो अभी लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही है, वो तो आपका हर हाल में बुरा बनाते ही है। अभी तो बीच में चल भी रहा था ना कि फोन कैमरे बैन कर दिया था कि 100 मीटर के दायरे में कोई फोन यूज नहीं करेगा, लेकिन पब्लिक तो यूज कर ही लेती है, कैसे ना देखो, रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि मंदिर प्रशासन को भी पता है कि अगर वो फोन कैमरे 100% बैन कर तो देंगे, पब्लिक तक जाएगी नहीं लोग चीजें, नहीं पब्लिक जाएगी। आएंगे नहीं। और उन्हीं लोगों से उनकी इनकम है, मंदिर समिति की सारी। तो अगर लोग ही नहीं आएंगे तो उनकी इनकम जनरेट नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो सुबह वो ऑर्डर आया कि भाई 200 मीटर के दायरे में फोन कैमरा सब बंद है, और शाम तक वो 50 मीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि पुजारियों को सारी चीजें पता है, वो लोग नहीं आएंगे तो खत्म, उनका खेल खत्म हो गया है। तो वही चीजें चल रही है, जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो सिर्फ कुछ घंटे के रह जाते हैं। मेरी एक बार बात हो रही थी किसी से, तो केदारनाथ तो पहले भी थे, कब से हैं बाबा, तो तब से ही हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता, लोग जा नहीं रहे थे। फिर वो एक दुर्घटना घटी, तो फिर केदारनाथ मूवी बनी उस पे, फिर लोग जाने लगे, रील्स निकलने लगे, वायरल हो गए, जब डिजिटल टाइम आया मोदी जी के बाद, तो उससे क्या हुआ कि अब लोग ट्रेंड के लिए जा रहे हैं कि केदारनाथ जाना एक ट्रेंड है, तो हमें एक बार साल में जाना है। मेरा जब 2020 में क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे
एक जगह टिक के रहने की आदत नहीं है, और 2020 में हमें कितना एक जगह रहना पड़ा अपने अपने घरों में, सबको पता है। तो उस टाइम पे जब मैं 3-4 महीने घर पे रही ना, तो मुझे माइग्रेन का इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। और भोपाल के जो बेस्ट न्यूरो सर्जन थे, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। कुछ टाइम ट्रीटमेंट चला, 3-4 महीने, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया ट्रीटमेंट देने से। तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को केदारनाथ जाना है। पापा ने मुंह पे मना कर दिया। मैंने कहा मुझे हरिद्वार जाना है। तो पापा ने बोला कि प्रॉमिस करो तुम केदारनाथ नहीं जाओगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं वहां चली जाऊँ तो आप बोल देना। ठीक है, मैं हरिद्वार पहुंची। मैंने अपने सारे रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिए थे, बुकिंग सारी पहले करवा ली थी। अब मैं हरिद्वार तक आ गई हूँ, और सुबह 5 बजे की मुझे पता चला कि बस जाती है। मैंने उस बस का टिकट करवाया, मैं बस के पास पहुंची, और मैं अकेले। और उससे बड़ी बात कि उससे पहले, उस कोविड के टाइम से पहले, मैं रोड ट्रेवल नहीं करती थी। मतलब मुझे अगर आधे घंटे भी कोई ट्रेवल करने को बोलते, मैं वो शो कैंसिल कर दूं कि मैं रोड जर्नी नहीं कर सकती हूँ, मेरी तबियत खराब हो जाती है। अब मुझे 7-8 घंटे बस में बैठ के जाना था, ऑलमोस्ट 10 घंटे। तो मैं बस में बैठी, ट्रेवल स्टार्ट हुआ, 2-3 बार मुझे वॉमिट हुआ। उसके बाद वो जर्नी मैंने बहुत इंजॉय की। सितंबर का टाइम था, मैं सोनप्रयाग पहुंची। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद गौरीकुंड पहुंची, वहां पे मैंने रूम लिया रात को, सुबह ट्रैक किया, और मैं बस जा रही थी कि मुझे बस जाना है। मैंने सारे फोन बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। जब मैं ऊपर पहुंची, तब मैंने खुद को ये एनालाइज किया कि जो मुझे माइग्रेन का एक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मतलब मेरी यह हालत थी कि मैं दीवार में सर मार के रोती थी कि मेरा सर दर्द नहीं जा रहा। मुझे पूरा राइट साइड प्रॉब्लम था। मेरा वो दर्द ऐसे गायब हुआ, वो तकलीफ ऐसे गायब हुई ना, जैसे मुझे कभी कुछ था ही नहीं। और उस टाइम से मैं इतनी ज्यादा कनेक्ट हो गई। लास्ट ईयर भी जो मैंने 2 बार दर्शन किए 2023 में, तब मैं एक्सट्रीम लेवल पे मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। मेरे साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहे थे। उस टाइम पे भी जब मैं दिवाली पे केदारनाथ गई, मैंने शिवलिंग पे रात को 2 बजे हम लोगों ने अभिषेक किया, और शिवलिंग पे मैंने माथा टेका, शिवलिंग को मैंने गले लगाया। उस दिन मैं मंदिर के गर्भगृह में अराउंड 40 मिनट्स बैठ के रोई हूँ। आप भी, आज भी आप मेरा रील देखोगे ना, तो मेरी आंखों में स्वेलिंग है। तो मैं 40 मिनट, जिस गर्भगृह में पंडित, पुजारी, पुलिस किसी को 1 मिनट रुकने नहीं देते हैं दर्शन के लिए, वहां पे मैं 40 मिनट बैठ के रोई हूँ मंदिर के अंदर बैठ के। फिर मैं बाहर निकली, नेक्स्ट मॉर्निंग बाबा की पालकी चली गई, पट बंद हो गए। और उस दिन से आज का दिन है कि मुझे किसी ट्रीटमेंट की, किसी मेडिसिन की, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो मेरा वो अटैचमेंट है वहां से, मैं कैसे जाना बंद कर दूँ? बाबा तो अपने आप में एक दवाई है ना। बिल्कुल, अगर कहते हैं समस्या देने वाले वो है तो हल वो ही निकाल बिल्कुल सही बात है। तो आपको कभी ऐसा लगा जैसे बाबा से मिलके एक होता है ना कि एक एहसास होता है कि मतलब मेरी सोल को वो मतलब परमात्मा से छू लिया, ऐसा कोई मूवमेंट मतलब आपकी लाइफ में कि जैसे चीजें आपको लगी और रियलाइज हुई? मैंने 2019 से खुद को बिल्कुल शैविक मान दिया है, ठीक है, कि मैं शिव की पूजा करने के लिए ही मैं पैदा हुई हूँ। तो मैं, कोई भी उनका मंदिर होता है, कोई भी जगह होता है, मुझे कोई भी बता देता है ना, कोई नई जगह जो मुझे नहीं पता है, कोई ऐसा मंदिर, मैं तुरंत चली जाती हूँ। तो 2019 में मैं अहमदाबाद गई थी योगा कोर्स के लिए। वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो मैंने वहां से मोस्टली चीजें छोड़ दी, अपने आप ही छूट गई वो योगा करते करते, कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, मुझे कॉफी नहीं पीना है, चाय मैंने लाइफ में कभी नहीं पिया है। तो ऐसे करते करते ना, फिर जब मैं केदारनाथ गई, तो वहां से जो मेरा कनेक्शन चालू हुआ, मैंने खुद को बहुत, आज आपके सामने जो हर्षा बैठी है ना, वो बहुत चेंज हो चुकी है लाइफ में। मुझे आज जो पुराने लोग जानते हैं, वो यही बोलते हैं। अभी जब मैंने जनवरी में राम आएंगे इवेंट चल रहा था भोपाल में, तो उस टाइम पे जितने भी बड़े मिनिस्टर जो मुझे बचपन से देखते आ रहे हैं, उनका यही कहना था कि हमने इसको क्या देखा था, आज ये क्या है। तो लोग ने मुझे उतना गुस्से में, तो सबने ही देखा है, बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में। और उसके बाद मैं परेशान, सारी चीजें। आज मैं कभी ना हंसने वाली हर्षा, आज मैं पूरे टाइम मुस्कुराती रहती हूँ। मैं परेशान भी होती हूँ, मैं कितनी भी टायर्ड भी होती हूँ ना, मैं स्माइल मेरे फेस पे हमेशा रहती है। और अगर सामने वाले स्माइल नहीं कर रहे, तो मैं ज्यादा स्माइल कर दूंगी, तुम क्यों नहीं स्माइल कर रहे, ऐसा कौन सा दर्द है यार। तो वो चीज, तो शिव जी ने मुझे मेरी लाइफ में, मतलब बिना मांगे जो चीज मैं सोच लूं,
वो चीज मेरे साथ होने लगती है और कोई मुझे तकलीफ देता है, क्योंकि मैंने ना अपने कर्म ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छे रखे हैं। मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट कोई गलत बोलता है ना, तो मैं शिव जी के सामने बैठ के रो लेती हूँ। मैं कुछ कभी कंप्लेन नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, उसके बाद वो जो मेरे बहाए हुए आंसू होते हैं ना, उसके बाद मैंने सामने वाले इंसान के साथ बुरा होते देखा है, इंसान को बर्बाद होते देखा है। तो अब कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मैं ऊपर वाले से यही करती हूँ कि भगवान इसको बर्बाद मत करना। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो नहीं मेरा बहुत अच्छा रहा है जो नहीं, वो भी है। कहते हैं ना कि हमारे में ये माना जाता है कि किसी को प्यासे को या पानी के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए, धर्म होता है। तो वैसे ये कहते हैं ना कि किसी के चेहरे पर अगर मुस्कान ले आओ तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। और आज की डेट में ना आप देखोगे लोग क्या करते हैं, बराबर मंदिर जा रहे हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, नहा के जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सारी चीजें। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि दूसरों को गालियां दे रहे हैं, दूसरों को बुरा बोलते रहते हैं, बददुआ देते हैं, या जानवर को लात मार देते हैं, भगा देते हैं, उसको पानी तक नहीं देते हैं, खाना तो बहुत दूर की बात है। कोई बारिश में जैसे बाहर स्ट्रीट पे जो जानवर घूम रहे हैं, वो अगर आपके घर के आसपास आ गए शेड लेने के लिए, तो आप उसको भगा देते हो, जबकि वो आपका कुछ लेके नहीं जा रहा है। तो आपकी पूजा करने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो कह रही हूँ आप पूजा मत करो, कम करो, मंदिर मत जाओ, चलेगा। भगवान को वो सब नहीं चाहिए। भगवान को आपके कर्म चाहिए। आप कर्मों पे जितना ध्यान दोगे, काम करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ बेटर होगी। लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को बहुत खिलाते पिलाते हैं, इंसान को नहीं पूछते हैं। इंसान घर में औरतों को मार रहे हैं दारू पी के, तो वो भी किसी मतलब का नहीं है। आप जानवर को प्यार कर रहे हो, लेकिन आप घर की औरत की बेइज्जती कर रहे हो, उसको मार रहे हो दारू पी के, तो फिर आपका तो सब कुछ वैसे ही खराब हो गया। तो हर चीज इक्वली डिपेंड करता है। हर चीज आपके कर्मों पे पूरी तरह डिपेंड करती है। जैसे श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म की चिंता मत करो, ना फल की करो। कर्म कर देने वाला भी मैं ही हूँ, फल भी मैं देने वाला हूँ। बिल्कुल, बस लेकिन चलते रहो। कर्म करते रहो, हम्म। ये ज्यादा जरूरी है। इंसान आजकल कर्म करना भूल जाता है। लेकिन इंसान ना आजकल वो मतलब ही हो गया ना, थोड़ा सा सेल्फिश कह लो। मुझे ये लगता है कि लाइक अगर सभी मतलबी हो जाएंगे तो एक दूसरे का आप पूछेगा कौन। आज ये बताइए कि कोई भी बिल्डिंग है ना, अब उस बिल्डिंग में हम बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में जाते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीज में रहते हैं, लोग आजू बाजू में पूछते भी नहीं है। कई लोगों को महीनों भर पता नहीं होता, साल भर पता नहीं होता कि हमारा नेबर कौन है ना। लोग इतने मतलबी हो जाते हैं बड़ी सिटीज में। लेकिन जब आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आपको कहीं कोई हेल्प चाहिए होती है, आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हो, बड़ी बड़ी सिटीज में क्या कुछ नहीं हो रहा है, तब आपका नेबर ही काम आता है। कहाँ तक मतलब ही बनोगे। एक टाइम पे तो आपको लगेगा कोई मेरी हेल्प कर दे, तो आपकी हेल्प कोई तब करेगा ना जब आप दूसरे के लिए खड़े रहोगे, आप दूसरे से लाइक व्यवहार बना के रखोगे, तो वो चीज है। वो चीज होती थी ना मैम, कि अभी भी होता है। जैसे गाँव में अगर किसी को एक समस्या है तो पूरा गाँव खड़ा हो जाता है। बिल्कुल या आप जैसे कोई छोटे शहर में हो तो मकान होते हैं, जमीन से लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल सही लेकिन बात यहाँ है। ये होता है कि एक सोसाइटी में इतनी फैमिली रह जाएगी, आपको ये नहीं पता कि बगल के बगल में कौन रह रहा है। सही और बात कोई है। आता भी नहीं, किसी को मतलब भी नहीं है कि बगल वाले के घर की लाइफ में चल के आ रहा है। हाँ, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, गाँव से लोग शहर की तरफ भाग रहे थे, अब लोग शहर से वापस गाँव की तरफ भागना शुरू हो गए। बिल्कुल सही है। अभी मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं, मेरे कॉन्टेक्ट्स में खुद है, जो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से ही नरेंद्र नगर, ऋषिकेश उस साइड पूरे में शिफ्ट हो रहे हैं कि हमको अपने बच्चों को अब अलग संस्कार देना है, हमको नहीं देना उनको मेट्रो सिटी वाली लाइफ नहीं देनी है, हमको उनको नॉर्मल लाइफ देनी है। और जो यहाँ पे लोग हैं वो अपने बच्चों को, अभी मेरे है कुछ पहचान गए, तो वो अपने बच्चों को इंग्लिश में ही बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके बच्चे ये भूल गए कि भाई कोई आया है, कोई आपसे बात कर रहा है, तो आपको कैसे बिहेव करना है। आपके बच्चों को आपके ही भगवान का पता नहीं है। बच्चा रोता है तो आज मैं मोबाइल पकड़ा देती है, बेटा कार्टून नेटवर्क देखेगा, हमारा पीछा छोड़ेगा, हम अपने बाकी काम निपटा लेंगे। तो अब ऐसे अगर आप बच्चों को बड़ा कर रहे हो तो फिर बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। परिवार, जब परिवार में ही यूनिटी नहीं रहेगी, परिवार में ही कोई एक दूसरे से नहीं बोलेगा, तो नेबर से क्या ही बोलेगा। मैम हमने ना एक सेट पे गेम रखा है छोटा सा। ओके। जैसे हमने भगवत गीता रख रखी है ऑन सेट। तो जैसे वो कहते हैं ना, लॉ के रूल्स होते हैं कि जज कह देता है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। तो वैसे ही ना इसमें ना बॉल में 4 अलग अलग चिट्स हैं। आपको ये भगवत फंसाने वाला गेम है ना। नहीं नहीं, मतलब बहुत नॉर्मल सवाल है अपने ओके। ऊपर लिए। तो वही बस आपको भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलना है। आपको कोई भी नहीं, मैं ईश्वर को साक्षी मान के सच बोलूंगी, और मैं वैसे भी सच ही बोलती हूँ, मैं बहुत कड़वा सच बोलती हूँ। कोई भी दोस्त ठीक है।
ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन ड्रेस मैंने ब्लू पहना है। देखा, मैं उलझ गई ना। नहीं, 2 उठानी है ना। अच्छा, 2 उठाने हाँ, हैं, तो ठीक दोनों है। आपके ऑप्शन हो गए। ओके, ये आप ओपन करोगे? नहीं, आप ही मैं करूँ? ओके। हाँ हाँ, वीकनेस। आपकी लाइफ मैं की मतलब रोती ऐसी हूँ, कौन सी बहुत रोती हूँ मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। आप तो पीट दो लोगों को, फिर आपको रोने की हाँ, जरूरत तो क्या है? मैं जब पीटती थी तब नहीं रोती थी ना, पीटना बंद कर दिया तो रोना चालू कर फिर दिया। आप पीटना शुरू करो वापस। नहीं, अब पीटना नहीं है, अब किसी को रुलाना नहीं है। अब भगवान से मैं रोज रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा रोना बंद कर दिया जाए, मुझे थोड़ा स्ट्रांग बनाया जाए। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ, तो लेट्स सी, मैं धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाऊंगी वापस। ठीक है। भगवान ये ना कह रहा कि भगवान सुनता ले, लेकिन भगवान किसी को पिटवा देगी जो वो नहीं रोएगी अब। थ्रेट। सबसे बड़ा डर क्या है जिंदगी में? डर तो क्या ही होगा, पीट ले तो लोग। मैं डर सोच रही हूँ, मेरी लाइफ में डर क्या है। जो आपके पास जब बाबा आए, आप केदारनाथ भी जाते हो तो आपके पास बाबा है, तो आपका डर तो मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे होता है लाइफ में, एक डर तो सबकी लाइफ में रहता है जो खाता है इंसान को अंदर ही। मुझे सबसे ज्यादा ये डर है कि मैं सबको छोड़ के ना चली जाऊं। लाइक मुझे, मेरा ये प्लान भी है कि मैं अभी कुछ टाइम में ना, बस हो गया। मेरा एक विश थी कि मुझे मम्मी पापा को एक घर खरीद के देना है, मेरा वो बहुत बड़ा ड्रीम था, जिसे मैंने इस साल पूरा किया है। अब मुझे लगता है ना कि अब गंगा नहाने का वक्त आ गया। अब बस निकल चलो, झोला उठा के, बहुत हो गया। तो बस यही एक डर है, जिससे मुझे पता है कि बहुत से लोग इमोशनली डैमेज होंगे, सबसे बट पहले तो मेनली फैमिली ही होती है। हाँ, लेकिन अभी मुझे लगता है फैमिली ना एक टाइम पे तब ज्यादा होती है जब आप घर पे ज्यादा रहते हो। ठीक है, आज जो बच्चा घर पे, जैसे मेरा भाई घर पे रहता है, तो वो पूरे टाइम लाइक मम्मी पापा के साथ खाना खाना, मिलना, सोना, सारी चीज है ना। तो उस टाइम पे माँ बाप उस बच्चे से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, और एक बच्चा जो महीनों घर नहीं आता है, उससे वो बॉन्ड वैसे भी धीरे धीरे ना कम होने लगता है। तो जब मुझे याद है, मैंने घर से बाहर काम करना स्टार्ट किया था, मैंने भोपाल से बाहर ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, तब अगर मैं 10 दिन भी बाहर रहती थी ना, तो मेरी मम्मी रो रो के फोन करती थी, तो 10 दिन हो गए घर नहीं आ रही हो, हमारी तबीयत खराब हो रही है वो, और मैं, मेरे को जो ट्रेन फ्लाइट मिलती थी मैं सीधा घर, सारे काम छोड़ के। अब वैसा नहीं है। अब मेरी मम्मी के भी, पापा के भी महीनों फोन नहीं आते, और मैं भी बहुत सॉर्टेड रहती हूँ कि हाँ ठीक है, भाई है ना, वो संभाल लेगा। कभी जैसा अगर आप अपनी लाइफ में से गायब हो बगैर बताए किसी को, तो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है कि आप जाओ? सब बता दो। तो ये ना भी घर वाले वो देखेंगे, सीक्रेट है। तो कम से कम आपके घर वाले पॉडकास्ट देख के कहेंगे चलो एक चीज तो अच्छी करी लड़के ने कि नहीं, हमें मेरे बचाया। मेरे घर वालों को पता है कि अगर मैं गायब हुई, क्योंकि मैं 1-2 बार पहले भी घर से भाग चुकी हूँ, लेकिन मैं भाग के, मैं अमरनाथ गई हूँ, मैं केदारनाथ गई हूँ, तो मेरे घर वालों को ये पता है कि ये कभी गायब हुई ना, तो ये पहाड़ों पे जाएगी और ये मंदिर में जाएगी, इसका दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। तो वो उनको क्लियर है। तो इसलिए उन्हें टेंशन भी नहीं होती, यदि ईश्वर हाँ, है तो ईश्वर देख ही लेगा जहाँ रहे। तो मेरी लेकिन मम्मी ये बोलती है कि इसके साथ महादेव साथ में ही चलते हैं, ये कभी कहीं फंस नहीं सकती है। तो लेकिन तब भी आपने एक चीज बताई नहीं, मतलब डेस्टिनेशन कौन सी सबसे अच्छी लगती है? मतलब ऐसे नहीं पूछ रहा मैं, उस सेंस में नहीं पूछ रहा कि अब घूमने गायब होने पे, लेकिन ऐसा होता है ना कि यार लोगों का होता है यार कि मैं दुबई जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। एक होगी ना प्लेस जिसे आप ट्रैवल भी करते हो, तो एक होती होगी ना यार कि ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगी है, पीस वाली है। पीस वाली तो चलो सारे भगवान ही हो गए, तो अमरनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, कोई भी मतलब भगवान की है, कोई शांत जगह जाओगे तो पीस हो गई। लेकिन एक होता है ना घूमने के हिसाब से अभी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन होगी? मेरा ग्रीस और फ्रांस बहुत फेवरेट है, मतलब अगर लाइफ में मैं जाऊंगी घूमने के लिए, सबसे पहले मैं वहीं जाऊंगी, तो वो दोनों मेरा फेवरेट है। तो मतलब कैसे जाना चाहोगे? एज एंकरिंग करने जाना चाहोगे कि घूमने जाना चाहोगे? कभी होता है ना कि घूमने, डेस्टिनेशन भी काम वाली वर्किंग भी हो जाती है, घूमने। छुट्टी लेके ये रिलैक्स 2 हो। जगह ऐसी है जहाँ मैं घूमने जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं रहना चाहती हूँ, जहाँ मैं टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और वो भी सबसे बड़ी बात कि खुद के साथ। मेरे को अकेले ट्रेवल करना है, अकेले जाना है, ये मेरे अकेले घूमने की बहुत बुरी आदत है। मैम मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि आप मेरे शो को ना एक बार अनाउंस करके दिखाओ। मतलब जैसे कि आप एंकरिंग करते हो तो आपने कहा कि मुझे पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो मेरे पॉइंट्स आपको शो के पता ही होंगे कि बकर शो है हमारा, बकर शो विद आरजे है। तो मैं चाहूंगा कि आज आप एक स्टार्ट करके दिखाओ कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो कैसे करते ओके, सो आपके अंदाज में करना है या हो। मेरे नहीं, अंदाज आपके में करना अंदाज है? में करना है। ठीक है।
हेलो जी, कैसे हैं आप? तो वेलकम बैक टू माय चैनल बकर शो। ये ऐसा बकर शो है ना जहाँ सब बक बक करते हैं और बक बक करके अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। तो ऐसे ही शो में आज हमारे साथ बने हुए हैं मिस्टर, क्या नाम है? रजनीश, सॉरी। तो आज हम रजनीश जी के साथ बहुत सारी बातें करेंगे और इस बकर शो में क्या नया बक बक जानने को मिलता है, इसमें भी बने रहिए, पूरे शो को देखिए। और फिलहाल हम चलते हैं रजनीश जी के साथ और बात करते हैं उनके बारे में। वो अच्छा लगा, अगली बार मैं ट्राई करूंगा। मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, चीजें जान के भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं भी धन्यवाद। चाहूंगा कि लोगों को ये शो देख के ना बहुत चीजें मिले, मतलब बाबा के लिए भी मिले हैं, और अगर इंडस्ट्री में कोई जाता तो उसे भी चीजें समझ आए। बिल्कुल। बाकी एक छोटा सा हैम्पर गिफ्ट है हमारी हमारी टीम की तरफ से आपके लिए। ओह, थैंक यू सो मच। ये मुझे अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा लगे ये। नहीं, ये सीरियसली बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब का ये एक्चुअली जो नाम है ना आपके शो का, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैम जो आपने कहा ना बक बक वाली बात, तो वो बचपन से नहीं कहते कि माँ बाप कहते रहते हैं क्या बकर कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो कहीं भी बकर छोड़ दिया, ऐसा कुछ ना हाँ। वो यही होता है कि हर जगह हम बकर ही कर रहे होते हैं, फालतू बातों को हम यही कहते हैं। तो वैसे ही सोच के नाम रखा था हमने। नहीं, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा है और एक्चुअली शो के हिसाब से परफेक्ट नाम है। तो थैंक यू सो मच। एंड यहाँ आके आप लोगों से मिलके, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छी बात।